है दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप लोगों की स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग नया नया विजिट कर रहे हैं चैनल पे, वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना? क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छे-अच्छे वीडियो बना रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करने वाले हैं। तो इसीलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे सारी क्लासें निःशुल्क हैं, किसी का कोई चार्जेस नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे करवाया जाता है, ठीक है ना? तो साथियों, हमने आपका आज हम करेंगे एल्टन मेयो संगठन की मानव संबंध विचारधारा। संगठन की मानव संबंध विचारधारा आज हम करने वाले हैं, ठीक है ना? तो इसको जरा ध्यान से कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। हमने पहले पढ़ा था टेलर ने कैसे क्या बोलते हैं आर्थिक कारकों को महत्व दिया था। क्या दिया था? आर्थिक कारकों को महत्व दिया था कि भाई पैसा आदमी को प्रेरित करता है और इससे ज़्यादा उत्पादन करने लगता है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है? टेलर सॉरी टेलर, फेयोल, गुलिक, उर्विक और वेबर जैसे क्लासिकल चिंतकों ने संगठन के औपचारिक ढांचे पर बल दिया। किस पे दिया दोस्तों? औपचारिक ढांचे पर बल दिया। औपचारिक मतलब जो ढांचा एक विधि के तहत, एक कानून के तहत बनाया गया है कि भाई ये अधिकारी होंगे, ये ऐसे काम करेंगे, इनको अगर ये अच्छा काम करेंगे तो ये मिलेगा, गलत काम करेंगे तो इनको दंड मिलेगा, ठीक है ना? तो औपचारिक ढांचा है। क्या है दोस्तों? औपचारिक ढांचा है। तो ये छोटे-छोटे वर्ड हैं, इनका मतलब ना आप कहाँ चले गए ये? तो ये छोटे-छोटे वर्ड हैं, इनको याद रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है ना? औपचारिक ढांचे पर बल दिया और संगठन में मानव तत्व की उपेक्षा कर दी। मतलब मानव की क्या इच्छा है, मानव क्या चाहता है, मानव के अंदर कुछ फीलिंग्स होती हैं, इन सब चीज़ों की क्या कर दी थी इन लोगों ने? उपेक्षा कर दी थी। मतलब इन लोगों को ये मानव तत्व जो होते हैं, मानव की इच्छाएँ, मानव का सोचना, समझना, सुख-दुःख, इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया टेलर, फेयोल, गुलिक, उर्विक और वेबर जैसे चिंतकों ने, ठीक है ना? अब देखो दोस्तों, दूसरे शब्दों में कहें तो संगठन की एक यांत्रिक दृष्टि अपनाई। मतलब इन लोगों ने जो थे ये फेयोल, उगलिक, उर्विक और वेबर ने ना संगठन की एक यांत्रिक दृष्टि अपनाई और संगठन में व्यक्ति के व्यवहार के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की उपेक्षा कर दी, ठीक है ना? क्या एक तो मनुष्य है भाई, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो इसके क्या होंगे? कुछ सामाजिक व्यवहार हो सकते हैं, ठीक है ना? क्या है? हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो हमारे कुछ व्यवहार होंगे, सामाजिक व्यवहार होंगे, सामाजिक संबंध होंगे, कुछ मनोवैज्ञानिक पहलू भी होंगे, तो उनकी उपेक्षा कर दी गई थी, ठीक है ना? ये क्या बोलते हैं अब ये जो था ना, ये आपका आर्थिक, ठीक है ना? क्या बोलते हैं, ये जो आपका ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना? क्या है? ये गलत लिखा है। मानव संबंध की जो आपकी ये विचारधारा थी, ठीक है ना? जो आर्थिक पक्ष पर बल देती थी, ठीक है ना? आर्थिक पक्ष पे बल देती थी। ये उसकी असफलता के कारण थे, उसकी असफलता के कारण थे, जिससे क्या हुआ? मानव संबंध उपागम का जन्म हुआ। तो ये थोड़ा-सा बात याद रखना कि भई इसका जन्म मानव संबंध विचारधारा का जन्म क्यों हुआ, है ना? तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा गलत लिख दिया, मैं उसको आपको ठीक करवा देता हूँ, ठीक है ना? ठीक है? तो ये क्या था? ये कि आपका जो आर्थिक संगठन की जो क्या बोलते हैं यांत्रिकी दृष्टि थी या फिर जो आर्थिक उपागम था, इसकी असफलता थी, जिसके कारण मानव संबंध ने जन्म लिया, ठीक है ना? मानव संबंध सिद्धांत को मानवतावादी सिद्धांत, ठीक है? ये याद रखना, इसको और क्या कहते हैं? मानवतावादी सिद्धांत, सामाजिक आर्थिक सिद्धांत, नवक्लासिकीय सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है ना? तो नवक्लासिकीय सिद्धांत भी कहा जाता है इसको, ठीक है?
अब कौन थे ये जिन्होंने इसको वो दी प्रमुखता दी, तो ये थे अमेरिकी समाजशास्त्री थे एल्टन मेयो, ठीक है ना? कौन थे? अमेरिकी शास्त्री थे एल्टन मेयो। मानव संबंध सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, मानव संबंध सिद्धांत के पिता माने जाते हैं, मानव संबंध के जनक माने जाते हैं। और आप इसको घुमा-फिरा के भी पूछ सकता है कि भई मानव संबंध सिद्धांत का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? तो वो भी आप एल्टन मेयो ही लिखोगे, ठीक है ना? जन्मदाता, पिता और आपका व्यवस्थित अध्ययन करने वाले कौन थे? एल्टन मेयो थे। मेयो ने यहाँ पे आएगा क्या बोलते हैं आपका राजनीतिक राजनीतिक वॉइस मिस्टेक है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मजदूरों के व्यवहार, ठीक है ना? क्या मजदूरों के व्यवहार और उनकी उत्पादन क्षमता के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अब इन्होंने क्या किया कि भाई मेयो ने जो संगठन के अंदर में जो राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है ना? और मनोवैज्ञानिक जो पहलू हैं। 1 मिनट। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, 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 आ रही है, आ रही है। तो इन्होंने हेलो, हाँ, आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। तो क्या है कि इन्होंने क्या बोलते हैं जो संगठन की आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को तो ध्यान में रखा ही। उन्होंने क्या किया कि मजदूर के व्यवहार और क्या बोलते हैं उत्पादन क्षमता के अध्ययन पे अपना ध्यान केंद्रित किया कि भाई एक मजदूर का व्यवहार जो होता है वो उत्पादन क्षमता पर कितना प्रभाव डालता है, कैसे प्रभाव डालता है, इसका इन्होंने अध्ययन किया। क्या किया? अब तक क्या हो रहा था कि लोग सामाजिक और आर्थिक अध्ययन कर रहे थे, ठीक है ना? लेकिन मेयो ने क्या भई सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में तो रखा ही, साथ में ही क्या किया इन्होंने मज़दूरों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए मज़दूरों के व्यवहार का जो उत्पादन क्षमता पे फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है, उसका अध्ययन किया इन्होंने, ठीक है ना? उस पे ध्यान केंद्रित किया। कैसे किया वो मैं अभी आपको बता दूँगा, बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा। इन्होंने इस उपागम को इन्होंने रोग जाँच पद्धति कहा। क्या कहा? रोग जाँच पद्धति कहा। क्यों कहा? वो भी मैं आगे आगे आपको बताऊँगा। इनकी रचनाएँ हैं, इसको ध्यान से याद रखिए। ह्यूमन्स प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ये आपका 1945, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1947। 1 मिनट, सॉरी ये है ना जो ये है ये आपका शारीरिक है, ठीक है ना? शारीरिक ये क्या है? शारीरिक है, ठीक है ना? अब आप कहोगे कि कैसे हुआ? आपको कैसे याद आ गया? देखो ह्यूमन्स प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स एंड सिविलाइजेशन। इनकी बुक्स भी मतलब बहुत इनके काम के अकॉर्डिंग ही है, तो आपको वैसे ही याद हो जाएँगी, ठीक है ना? अब क्या है इन्होंने किया क्या था? इन्होंने किया था एक हार्थन अध्ययन किया था। क्या किया था? हार्थन अध्ययन किया था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि एक जो आपका ये वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी थी एक। क्या थी ये? वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी थी। ये वे इसके वैसे कई सारी ब्रांचेज़ थी, कई सारे कारखाने थे, लेकिन एक हार्थन एक हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल जो था वो हार्थन में जो स्थित था, वहाँ पे एक कंपनी थी वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी, है ना? एक हार्थन में एक कंपनी थी जिसका नाम था वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी। उस कंपनी में एक प्रॉब्लम चल रही थी कि भई यहाँ पे ना लोग क्या करते हैं कि कुछ समय तक नौकरी करते हैं, फिर नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। अब अ, वहाँ के मालिकों को जो उसमें मालिक थे या मैनेजर थे जो भी थे उनको ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी कि भाई हम अच्छा वेतन देते हैं, ऊँचा वेतन देते हैं, फिर भी हमारे यहाँ पे कोई नौकरी मतलब लंबे समय तक क्यों नहीं करता है? कोई साल, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल तक काम करके लोग नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना? कोई भी ऐसा नहीं है कि भई 5 साल, 10 साल, 15 साल
काम करे। और जब वो इस तरह से नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, तो इसका असर उत्पादन पे भी पड़ता है, क्योंकि नया बंदा आता है, फिर उसको सेट होने में टाइम लगता है, काम सीखने में टाइम लगता है। तो थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम वहाँ पे ये आ रही थी। और सैलरी अच्छी थी, तनख्वाह अच्छी थी, उसके बावजूद भी ये सिलसिला जारी था। तो यही समझने के लिए एल्टन मेयो ने क्या किया कि भई आपका जो संगठन में या क्या बोलते हैं कारखानों में, उद्योगों में जो लोग नौकरी छोड़ने की प्रवृत्ति थी, वो क्यों थी, उसे जानने के लिए ही ये हार्थन अध्ययन किया गया था, ठीक है ना? तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भई हार्थन अध्ययन या हार्थन प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया? तो ये बात याद रखना कि क्या है, किसी लिए संगठन में नौकरी छोड़ने की प्रवृत्ति जो थी, उसके अध्ययन के लिए हार्थन अध्ययन किया गया, ठीक है ना? वहाँ पे ये लिखा आएगा, क्या बोलते हैं, उत्पादन क्षमता-वमता के लिए, तो उत्पादन क्षमता पे बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि ये अध्ययन जो था उसके लिए नहीं किया गया था, ये इसलिए किया गया था कि भई नौकरी क्यों छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है? पढ़ते हैं हार्थन क्या है? हार्थन अध्ययन ने क्लासिकी उपागम अर्थात आर्थिक मनुष्य, ठीक है ना? देखो क्लासिकी उपागम आर्थिक अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भई क्लासिकी उपागम जो है वो किस पर बल देता है? तो वो आर्थिक पे बल देता है, आर्थिक पे, ठीक है ना? पैसे पे बल देता है, ठीक है ना? औपचारिक संगठन पे बल देता है, ठीक है ना? फिर ढांचे की भूमिका की सोच को, ठीक है ना? सोच को सोच की जो बुनियाद है ना, उसको पूरी तरह से हिला दिया, क्योंकि इसमें जो खुलासे होने वाले हैं, वो बहुत अचंभों वाले हैं, ठीक है ना? क्योंकि इससे पहले अब तक ये माना जा रहा था कि मानव को और उत्पादन को अगर कोई चीज़ प्रभावित करती है, तो वो है क्या है? पैसा है, ठीक है ना? पैसा ही उत्पादन को बढ़ाता है, ठीक है ना? इससे पहले ये था, लेकिन इस अध्ययन के बाद ये सारे जो हैं, ये जो मान्यताएँ हैं, ये बदल जाएँगी, ठीक है ना? अब क्या है कि भई हॉर्थन में इन्होंने वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी में 4 प्रयोग किए थे, ठीक है ना? पहला प्रयोग क्या था? प्रकाश प्रयोग। 1924 से लेके 1927 के बीच में ये प्रयोग किया गया था। इस प्रयोग में क्या था साथियों कि भई जो मज़दूर जिस जगह पे काम करते थे, उनको अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। जैसे 8-10 लोगों का एक ग्रुप बना दिया गया, 8-10 लोगों का एक ग्रुप, 8-10 लोगों का एक ग्रुप। और उनको क्या किया गया कि एक ग्रुप में प्रकाश दिया गया बहुत ज़्यादा, एक में प्रकाश कम दिया गया, एक में प्रकाश नहीं दिया गया, ठीक है ना? और उसके बाद उनकी उत्पादन क्षमता का अध्ययन किया गया, ठीक है ना? क्या किया गया? उत्पादन क्षमता का अध्ययन किया गया। तो ये जो प्रयोग था, इसी वजह से इसको प्रकाश प्रयोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रकाश का प्रयोग किया गया था। कहीं पे ज़्यादा दिया गया, कहीं कम पे दिया गया, कहीं नहीं भी दिया गया। तो इससे उत्पादन क्षमता का प्रभाव देखा गया, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा उत्पादन क्षमता पर प्रभाव नहीं देखने को मिला, ठीक है? लगभग उत्पादन आस-पास ही था, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा फ़र्क नहीं था। फिर उसके बाद रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग किया गया। ये किया गया 1927। क्या किया गया? रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग, ठीक है ना? अब इसमें क्या किया गया? इसमें क्या किया गया कि एल्टन मेयो ने फिर कई सारे ग्रुपों में बाँट दिया। 5-5 या 8-8, 10-10 जो भी मज़दूरों का ग्रुप रहा होगा। और उसके बाद क्या हुआ कि भई कुछ लोगों को तो विशेष सुविधाएँ दी गईं, जैसे टाइम से उनको उनके लिए लंच का टाइम निर्धारित कर दिया गया, इतने बजे लंच करोगे, उनके लिए चाय की, पानी की व्यवस्था कर दी गई, हवादार पंखा, ये सारी व्यवस्थाएँ कर दी गई, बैठने के लिए सीट दे दी गई कि आप नीचे आप जैसे आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, काम करते-करते आपको 5-10 मिनट का टाइम मिलता है, तो आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। एक ग्रुप को तो इस तरह की सुविधाएँ दे दी गई, दूसरे ग्रुप को इस तरह की सुविधाएँ नहीं दी गई, ठीक है ना? क्या? दूसरे ग्रुप को इस तरह की सुविधाएँ नहीं दी गई। वो उनको के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी, शौचालय की सुविधा नहीं थी। आपका खाने जो लंच का टाइम है वो बिल्कुल निर्धारित कर दिया गया था। तो एक एक ग्रुप को बहुत सारी सुविधाएँ दी गईं, एक को कोई सुविधा नहीं दी गई। और ये जो बदलाव किए गए थे, इन बदलावों का मज़दूरों के उत्पादन पे प्रभाव देखा गया। अब इसमें क्या प्रभाव पड़ा कि इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। क्या? इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा प्रभाव नहीं पड़ा, उत्पादन लगभग आस-पास ही था। ये नहीं था कि मतलब कि जिनको विशेष सुविधाएँ दी गई उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्पादन कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं था। 19-20 का ही फ़र्क था। तो ये भी हो गया कि भई प्रकाश उत्पादन पर प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्पादन पर जो सुविधाएँ दी जाती हैं विशेष, उनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा दूसरा जो प्रयोग है रिले असेंबली टेस्ट रूम, उसका किया गया, ठीक है?
लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तो ये थी कि भाई नौकरी छोड़ के जाने की, ठीक है ना, वो अभी भी चालू थी। उसके बाद आया व्यापक साक्षात्कार कार्यक्रम। क्या व्यापक साक्षात्कार कार्यक्रम? ये चला आपका 1928 से लेके 1931। अब इसमें क्या किया गया, इसमें क्या किया जाता था कि भाई इसके अंदर जो संगठन के जो ऊंचे अधिकारी थे ना, वो क्या करते थे, वो कर्मचारियों को अपने पास बुलाकर उनके उनके साथ साक्षात्कार करते थे, इंटरव्यू करते थे, उनसे बैठ के उनकी बातें किया करते थे, उनसे पूछते थे कि भाई आपको संगठन में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, संगठन में हमें और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि क्या बोलते हैं उत्पादन और अच्छा हो सके, आप लोगों को सुविधाएं मिलें, आप लोगों उनके परिवार के बारे में पूछा गया कि आपकी फैमिली में सब ठीक ठाक है कि नहीं है, ठीक है। और इस तरह की बातचीत की गई। जब इस तरह की मजदूरों से जब बातचीत शुरू की गई, तो उस उन इन 3 सालों के अंदर जो अध्ययन हुआ क्या कि जब इस तरह की मजदूरों से बात की गई, कर्मचारियों से बात की गई, तो कर्मचारियों को संगठन में अपनापन फील हुआ। उनको ऐसा लगा कि हम भी अब संगठन के एक हिस्सा हैं, संगठन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ हमसे पूछी जा रही है। तो इस साक्षात्कार से, इस बातचीत का मजदूरों पर व्यापक प्रभाव पड़ा और वहाँ से नौकरी छोड़ के जाने की जो प्रवृत्ति थी, वो बहुत कम हो गई या खत्म हो गई। ठीक है ना? क्या हुआ? जब तीसरा प्रयोग किया गया व्यापक साक्षात्कार कार्यक्रम 1928 से 1931 में, तो इसमें जो ऊंचे अधिकारी थे, उन्होंने मजदूरों से बातचीत करनी चालू की। मजदूरों से क्या बात की कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी सुविधाएं आप लोगों को दे सकते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसको कैसे दूर किया जा सके, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको तो कोई परेशानी तो नहीं है, आपका परिवार तो ठीक है। जब इस तरह की बातें क्या बोलते हैं मजदूरों से की गई, तो मजदूरों को ऐसा लगा कि हम भी संगठन के एक हिस्से हैं, हम भी संगठन का एक हिस्सा हैं, संगठन हमें अपना समझता है। तो इससे क्या हुआ, इससे नौकरी को छोड़ के जाने की जो प्रवृत्ति है, वो समाप्त हो गई। लोगों को कारखाने से, कंपनी से लगाव हो गया, ठीक है ना? अपनापन महसूस करने लगे। तो ये था आपका तीसरा व्यापक साक्षात्कार कार्यक्रम। उसके बाद चौथा प्रयोग था बैंक वायरिंग प्रयोग। क्या हो गया? बैंक वायरिंग प्रयोग। अब ये प्रयोग जो है, ये उत्पादन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? ये उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ये तो था नौकरी छोड़ के ना जाने से, ठीक है ना? क्यों छोड़ के जाते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। अब आ गया बैंक वायरिंग प्रयोग। अब क्या होता है कि दोस्तों, ये सोचो कि भाई जब लोग किसी संगठन में काम करते हैं, वो करते हैं, तो वहाँ पे ना उनके बीच में कुछ संबंध स्थापित हो जाते हैं। क्या होते हैं? संबंध स्थापित होते हैं। इनको कहते हैं अनौपचारिक संबंध। ठीक है ना? औपचारिक संबंध तो वो होते हैं कि भाई एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर के ऊपर सीनियर प्रोफेसर है, और प्रोफेसर के नीचे क्या बोलते हैं, उनका असिस्टेंट प्रोफेसर है, और उसके नीचे फिर स्टूडेंट्स हैं। तो ये क्या है? ये औपचारिक है, क्योंकि ये इसकी कहीं न कहीं वर्णन किया गया है, विधि कानून बना के दिया गया है। तो ये हो गया औपचारिक संबंध, ठीक है ना? उनके बीच में जो संबंध होगा औपचारिक होगा। लेकिन कई बार होता है कि भाई प्रोफेसर्स किसी सॉरी आप और मैं, हम लोग अचानक ही कहीं मिलते हैं, बैठते हैं, और हम लोगों के बीच में तब जो संबंध बनता है वो अनौपचारिक होता है, क्योंकि वो कहीं पे भी उसका कोई वर्णन होता नहीं है, ठीक है ना? वो बस यूं ही चलते फिरते बन जाता है, उसका कोई नियम कानून होता ही नहीं है, ठीक है? तो ये संबंध तो अब कोई किसी कारखाने में जब मजदूर काम करते हैं, ठीक है ना? तो मजदूर एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी एक दूसरे की तकलीफ को, परेशानियों को समझता है, ठीक है ना? तो जब वो आपसी बातचीत कुछ समय तक काम करने के बाद, 6 महीने, साल भर काम करने के बाद मनुष्य के बीच में आपसी संबंध स्थापित हो जाते हैं, ठीक है? वो एक अनौपचारिक समूह बना लेते हैं, ठीक है ना? क्या? अनौपचारिक समूह बना लेते हैं। जैसे कि हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो हम किसी को नहीं जानते हैं कि हमारा वो बच्चा कहाँ का है, वो बच्चा कहाँ का है, वो बच्चा कहाँ का है। लेकिन कुछ समय के बाद हम एक ग्रुप बना लेते हैं। भई 7, 8, 10 बच्चों का एक तरफ ग्रुप बन जाता है, 8-10 का उधर बन जाता है, और 8-10 का कहीं और बन जाता है। तो ये बच्चे क्या होते हैं, ये अनौपचारिक समूह बना लेते हैं, ठीक है? जब इन्होंने अनौपचारिक समूह बना लेते हैं, तो ये क्या करते हैं कि अपने कुछ नियम और कानून भी बना लेते हैं। क्या करते हैं? कुछ नियम और कानून बना लेते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे कहते हैं, यार हम उस सर की क्लास नहीं लेंगे, वो सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं।
ठीक है ना? तो ये हमने खुद निर्धारित कर लिया कि हम उसकी क्लास नहीं लेंगे, या हम ये निर्धारित कर लेते हैं यार सैटरडे वाले दिन तो हम घूमने जाएँगे, खाएँगे-पिएँगे, मौज-मस्ती करेंगे, हम तो कॉलेज जाएँगे ही नहीं, ठीक है ना? तो इस तरह के मानक निर्धारित कर लेते हैं। उसी तरह से क्या बोलते हैं, अनौपचारिक समूह निर्माण के बाद मज़दूर कुछ मानक निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? जब किसी संगठन में मज़दूर कोई अनौपचारिक समूह बना लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ मानक निर्धारित कर लेते हैं। अब वो मानक क्या-क्या हैं, वो ध्यान से देखिए। पहला मानक है रेट बस्टर। क्या है? रेट बस्टर। अब रेट बस्टर कौन है? वो लोग जो निर्धारित मानक, मतलब जो मज़दूरों ने एक निर्धारित मानक बनाया है कि हम इससे ज़्यादा वो न उत्पादन नहीं करेंगे, ठीक है ना? सब लोगों ने 8-10 लोगों ने मिलके ये नियम बनाया है कि भई हम पर डे 50 किलो से ज़्यादा का उत्पादन करेंगे ही नहीं, ठीक है ना? लेकिन जो आदमी निर्धारित मानक से ज़्यादा उत्पादन करेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? वो रेट बस्टर कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? रेट बस्टर, मतलब रेट खराब करने वाला, ठीक है ना? हम कहते हैं ना यार, उसने हम लोग कई बार हम जो जो नौकरी 10,000 रुपए में कर रहे होते हैं, अचानक कोई आके 8,000 रुपए में कर जाता है, तो हमने कहा रेट खराब कर दिया। तो वही चीज़ है, ये रेट बस्टर है। उसको क्या कहेंगे? रेट रेट बस्टर कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उसने 50 किलो की जगह 55 किलो का उत्पादन कर दिया, तो मालिक क्या कहेगा, भाई जब वो 55 किलो का उत्पादन कर सकता है, तो आप सब क्यों 50 किलो का उत्पादन कर रहे हो? आपको भी 55 करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ है, इसको क्या कहेंगे? रेट बस्टर कहेंगे, जो निर्धारित मानक से ज़्यादा काम करेगा, ठीक है? फिर उसके बाद दूसरा उन्होंने दिया चीसलर। क्या कहा? चीसलर, जो निर्धारित मानक से कम काम करेगा। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि इन्होंने कह रखा है कि भाई 50 किलो से ज़्यादा उत्पादन नहीं करना है, तो 50 किलो से कम भी उत्पादन नहीं करना है ना? क्यों? क्योंकि अगर वो कम उत्पादन करेगा, तो क्या बोलते हैं, वो क्या होगा? वो कामचोर कहलाएगा, ठीक है ना? तो इसीलिए उसको क्या है? चीसलर। उसको क्या कहेंगे? चीसलर कहेंगे। जो जो निर्धारित मानक से कम काम करेगा, उसे क्या कहेंगे? उसे चीसलर चीसलर कहेंगे। चीसलर कौन होता है? कामचोर होता है साथियों, ठीक है ना? फिर स्क्वीलर। स्क्वीलर ये कौन है दोस्तों? अब स्क्वीलर जो, अब भाई अब संगठन ने जो अनौपचारिक समूह बना है, ये अपनी बहुत सारे मानक निर्धारित कर रखे हैं इसने कि भाई इससे ज़्यादा भी काम नहीं करना है, इससे कम भी काम नहीं करना है। लेकिन जो आदमी इन मानदंडों के बारे में और इस अनौपचारिक समूह के बारे में अगर ऊपर वाले अधिकारी को बता देगा, तो उसको क्या कहेंगे? स्क्वीलर कहेंगे। स्क्वीलर कहेंगे अर्थात चुगलखोर कहेंगे, ठीक है ना? चुगलखोर कहेंगे, कबूतर का बच्चा भी कहा जाता है, क्योंकि कबूतर जो होता है इधर की खबर उधर पहुंचा देता है, ठीक है ना? आपने बाबा अमरनाथ की अगर कहानी सुनी होगी, तो वहां पे 2 कबूतर थे, और उन्होंने उनका शंकर जी और पार्वती की जो अमर कहानी थी, वो सुन ली थी, ठीक है ना? तो भगवान शंकर को लगा कि ये तो कबूतर होते ही चुगलखोर हैं, ये कहीं और भी जाके किसी को कहानी बता देंगे, तो वो भी अमर हो जाएगा। तो उन्होंने उसको क्या बोलते हैं, शायद कुछ श्राप वगैरह दिया था, कुछ दिया था, तो वो अमर तो हो गए थे, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाए। उनकी भाषा किसी को समझ में ही नहीं आती है। पहले प्राचीन काल में कहते हैं कि भई इनकी भाषा समझ में आया करती थी, ये बता दिया करते थे। क्योंकि ये जब हुँ, हुँ करते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आदमी हुँ, हुँ कर रहा है। तो ठीक है ना? तभी तो शंकर जी सुनाते चले गए, पार्वती जी सो गईं और वो हूँ हूँ कबूतर कर रहा था। तो ये क्या है कि भाई स्किलर वो कौन कौन होगा? जो मजदूरों के बीच के जो मानदंड है ना, ठीक है ना? उसको ऊपर वाले अधिकारी को बताएगा, उसको चुगलखोर कहेंगे, स्किलर कहेंगे, ठीक है ना? तो मानव संबंध सिद्धां अब इन्होंने क्या किया कि मानव संबंध सिद्धांत के 3 घटक हैं, ठीक है ना? क्या है? 3 घटक हैं। एक तो व्यक्ति है, ठीक है ना? अनौपचारिक संगठन है, भई अनौपचारिक संगठन भी मानव संबंध को बहुत प्रभावित करते हैं। भई अचानक कहीं पे भी बन जाते हैं, और क्या बोलते हैं, ये कुछ अपने मानक निर्धारित कर लेते हैं। और भागीदारीपूर्ण प्रबंधन है, भई कि प्रबंधन जो होना चाहिए भागीदारीपूर्ण होना चाहिए। ये मानव संबंध सिद्धांत के 3 घटक इन्होंने बता दिए, ठीक है ना? अब क्या है, उत्पादन कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं कि भाई उत्पादन भौतिक सुख सुविधाओं से प्रभावित नहीं होता है। यह धारणा गलत है, ठीक है ना? क्योंकि भाई भौतिक सुख सुविधाओं से भी जो है कि क्या बोलते हैं, आपका उत्पादन प्रभावित होता है। किसी को भौतिक सुख ज़्यादा दोगे, मतलब पैसा ज़्यादा दोगे, तो वो ज़्यादा उत्पादन करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना? मेयो ने पैसों की अवहेलना कर दी। मेयो ने कहा कि भाई जो उत्पादन होता है, वो ना उसको अनौपचारिक संगठन प्रभावित करते हैं। मेयो ने क्या कहा कि भाई उत्पादन को जो है आपका अनौपचारिक संगठन प्रभावित करते हैं, पैसा नहीं प्रभावित करता है। लेकिन ये गलत बात है, पैसा तो प्रभावित करता ही करता है भैया।
कहते हैं ना कि भाई हर कोई काम पैसे के लिए करता है, अपने प्रॉफ़िट के लिए करता है। पैसा आदमी को प्रभावित नहीं करता है बल्कि अनौपचारिक समूह प्रभावित करते हैं। ये धारणा जो है ये गलत है, ठीक है ना? जिन लड़कियों पर प्रयोग किए गए थे उनको पता था कि हम पर प्रयोग हो रहा है, इसलिए लड़कियों को वास्तविक उत्पादन नहीं किया बल्कि बढ़-चढ़ के उत्पादन दिखाया। अब दोस्तों अगर आपके ऊपर कोई सपोज़ करो कि आपको रास्ते में कोई एंकर मिल जाए, है ना? ठीक है? तो वो आपसे अगर कुछ पूछेगा कि भई ऐसे क्या बोलते हैं आपके सामने कैमरा लगा होगा और आप आपसे पूछेगा कि आप अपने आपसे आपसे आपका इंटरव्यू लेगा, तो आप बढ़-चढ़ के ही दिखाओगे, आप हर चीज़ की तारीफ़ करोगे। लेकिन जब अचानक ही आपसे कोई दोस्त आपके बारे में पूछेगा कि यार कैसा चल रहा है? तो आप क्या करोगे कि आप जैसे गवर्नमेंट के बारे में ही पूछ लें, तो जब आपके सामने कैमरा होगा, ये होगा, वो होगा, तो आप क्या करोगे? आपको पता होगा कि आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, तो आप कोई भी ऐसी गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं बोलोगे कि जो गलत हो, ठीक है ना? आपको डर लगा रहेगा कि यार कहीं बाद में ऐसा ना हो कि मैं ऐसा बोल दूँ और मेरा क्या बोलते हैं प्रमोशन रुक जाए या फिर कोई मेरा दुश्मन हो जाए, ठीक है ना? पॉलिटिकल पार्टी मेरा दुश्मन हो जाए। लेकिन जब आप कैमरा नहीं होगा, माइक नहीं होगा, तो फिर आपसे कोई पूछेगा तो आप बेधड़क होके गवर्नमेंट की बुराई करोगे, कहोगे कि भई ऐसी ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, ऐसे करना चाहिए था, फलाना-ढिकना वगैरह-वगैरह। तो वही चीज़ है भई जिन लड़कियों पे प्रयोग हो रहे थे, वो लड़कियाँ क्या थी उनको पता था कि भई हमारे ऊपर प्रयोग हो रहा है, तो उन्होंने उत्पादन बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया था, ठीक है ना? अब हाथों प्रयोग दिखावटी और कृत्रिम थे, तो ये ठीक है। ये कुछ बातें हैं आप इनको याद कर लीजिएगा। मैंने आपका मानव संबंध सिद्धांत करवा दिया ख़त्म, ठीक है ना? तो फिर एक और टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे दोबारा, ठीक है? लेकिन आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को लाइव क्लास दूँ, ठीक है ना? इसमें मज़ा नहीं आता है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा आप पूछ ही नहीं सकते हो, ठीक है? आप लोग वैसे भी कमेंट्स वगैरह तो करते ही नहीं हो, ठीक है ना? चलो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, बाय।